एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हम कल देख रहे थे मैगजीम्स या फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स है या अवधारणाएं जो हैं उनके बारे में। तो कल हमने जो लेक्चर लिया था उस पर हमने देखा था कि कौन कौन से आपके मैगजीम्स हैं जिसके बेसिस पर आप अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और उसमें हमने कुछ ही मैगजीम्स के बारे में बात की थी। तो आज जो उनके बाकी जो बचे हुए मैगजीम्स हैं या फिर जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस में मैगजीम्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कल के बारे में बता दूं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या देखा था। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स देखा था, फ्रॉम नोन टू अननोन देखा था, फ्रॉम सीन टू अनसीन देखा था, फिर फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी ओवरऑल से हमने एब्स्ट्रैक्ट सार की तरफ हमने देखा था। आज हम बात करेंगे मैगजीम्स में जो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ मैगजीम या फिर जो पांचवी जो अवधारणा है वो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो क्या है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ये क्या है, विशेष से आपको कहाँ लेके जाती है, सामान्य की तरफ लेके जाती है। इसमें क्या करना होता है, द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल्स फर्स्ट, देन जनरल लॉज एंड देयर डेरिवेशंस कैन बी एक्सप्लेन टू देम। अब हमें क्या बताना होता है, सबसे पहले हम जो अपने स्टूडेंट होते हैं उनको उदाहरण बताएंगे, यानी कुछ भी एग्जाम्पल हम देंगे और उसके बाद में हम उसके बारे में सामान्य नियम बताएंगे और उनकी जो व्युत्पत्ति है या फिर वो किस तरीके से उत्पन्न हुई है वो चीज़ें, तो उनके बारे में उनको समझाएंगे। उसके बाद मेन थीम के बाद हम उनको क्या बताएंगे, जो जनरल चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई उनके बारे में बताएंगे। ये क्या है, द एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन सर्व दिस पर्पस। अब इस पर्पस के लिए क्या है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या कराएंगे, उनसे प्रयोग कराएंगे या फिर उनको प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि इस तरीके से आपका ये विशेष से सामान्य की तरफ जाता है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण से भाग की तरफ या फ्रॉम होल टू पार्ट। अब इसमें क्या है, गेस्टोल साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूव्ड दैट वी फर्स्ट सी द होल ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स पार्ट्स। अब हमें क्या, गेस्टोल जो मनोवैज्ञानिक है उनका क्या मानना है कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, संपूर्ण को देखना चाहिए, उसके बाद उसके भागों के बारे में जानना चाहिए। जैसे मैं बात करूं इंडियन के फिजियोग्राफी डिविजन्स की या फिर मैं बात करूं आपसे भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओवरऑल इंडिया को हम देख रहे हैं भौगोलिक संरचना में। फिर हमने क्या किया, ओवरऑल पढ़ने के बाद हमने उसके पार्ट्स निकाल दिए। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल्स दिया था। जैसे हमने क्या किया, सोइल सोइल के बारे में पढ़ा कि सोइल क्या होती है, मिट्टी क्या है। और मिट्टी में भी फिर हम क्या करें, अब हमने अलग अलग प्रकार की मिट्टियों को अलग कर दिया। जैसे हमने लेटराइट सोइल को अलग कर दिया, ब्लैक सोइल को अलग कर दिया, जैसे हमने जो आपकी एलुवियल सोइल है या फिर जलोढ़ मिट्टी है उसको अलग कर दिया, काली मिट्टी को अलग कर दिया। तो ये इस तरीके से क्या है, पहले हमने सोइल का जनरल इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने उसके पार्ट्स में स्टडी करना शुरू कर दिया। तो ये क्या कहलाता है आपका, फ्रॉम होल टू पार्ट्स कहलाता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी है कि जैसे हम पहले किसी पेड़ को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक पेड़ है, फिर हम और गहराई से उसको देखते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि उसमें शाखा भी है, उसमें तने भी हैं, उसमें पत्तियां भी हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं। तो इन सब पर हमारा क्या है, ध्यान जाता है। यानी क्या है, सबसे पहले हम जनरल पूरा देखते हैं ओवरव्यू और उसके बाद उसके जो सब डिविजन्स है या सब पार्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम अभी भी देख रहे हैं कि हम मैगजिम्स में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने मैगजिम की डेफिनेशन देखी कि मैगजिम होता क्या है और ये किस लिए होता है, कि टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए होता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हर किसी का एक एक का अध्ययन कर रहे हैं, यानी पार्ट्स में इसको डिवाइड करके हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, आप क्या है आपका फ्रॉम होल टू पार्ट का एक एग्जांपल है। दिस द इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या है कि जो आपका विषय का आप परिचय देंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यानी आप क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल कि हिमालयन माउंटेन के बारे में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या फिर हिमालय पर्वत हमने ले लिया तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो हिमालय पर्वत के बारे में सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि ये कहाँ अवस्थित है, हिमालय पर्वत इंडिया में कौन सी दिशा में अवस्थित है। इसके बाद हम बताएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। इसके बाद हम क्या बताएंगे कि इस जो पर्वत है इसकी क्या क्या खासियत है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब हमने ये बता दिया, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, इसके सब डिविजन्स कर देंगे या इसके पार्ट्स कर देंगे। जैसे हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय या फिर वृद्ध हिमालय क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपका लेजर हिमालय क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे शिवालिक हिमालय क्या है। तो ये क्या है, हमने उसको पार्ट्स में भी अलग अलग डिवाइड किया हुआ है।
तो ये क्या है कि एक बार हम जो परिचय हम देंगे स्टूडेंट को, वो हमारा क्या होना चाहिए, काफ़ी सॉलिड होना चाहिए। यानी हिमालय की जानकारी आपको बहुत अच्छे से देनी है, ताकि जब बच्चा उसका पार्ट्स के बारे में पढ़ेगा या उसके सब डिविजन्स के बारे में पढ़ेगा तो उसको काफ़ी अच्छे से वो समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, अनिश्चित से निश्चित की तरफ, यानी फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। द टीचर शुड हेल्प टू ट्रांसफॉर्म इनडेफिनिट नॉलेज इनटू डेफिनिट वन एंड एम टू क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट। शिक्षक को अब क्या करना चाहिए, शिक्षक को अनिश्चित ज्ञान को निश्चित ज्ञान में बदलने में मदद करनी चाहिए और छात्रों की शंकाओं को स्पष्ट करने का लक्ष्य रखना चाहिए। यानी क्या है कि हमारे पास अगर कोई छात्र क्वेरी लेके आता है तो हमें उसकी क्वेरी को सोल्व करना चाहिए, ये ज़रूरी है, ताकि क्या है कि उनको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में उसको पता चले। अब जैसे क्या होता है, काफ़ी बार हम जब लेक्चर्स लेने जाते हैं या हमारी भी जब ड्यूटीज़ लगती हैं डिपार्टमेंट्स में पढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी बार जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं उससे भी अलग स्टूडेंट हमसे पूछ लेता है। जैसे एक बार मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास ले रही थी और मैं वहाँ पे बच्चों को जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बता रही थी, और उस टाइम बच्चे मुझसे क्या पूछ रहे थे, तो खगोल शास्त्र है उसके बारे में वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि आपको उनको उन जिस चीज़ के बारे में उन्हें नहीं पता है तो उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी उनको देनी चाहिए, ताकि उनको क्या है, छात्रों की जो शंकाएं हैं वो दूर हो और उनका जो ज्ञान अनिश्चित है वो निश्चितता की तरफ जाए। इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की तरफ। अब देखो, फ्रॉम साइकोलॉजी टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या होता है कि जो हम सोचते हैं या जो हमारी जो वैचारिक धारणाएं हैं, तो उनसे हमें कहाँ लेके जाना है बच्चों को, लॉजिकल की तरफ। यानी चीज़ों की हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। क्यों? अब जैसे हमने कहा कि भगवान है, भगवान क्यों है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो ये सब क्या है कि हमें मनोवैज्ञानिक धारणाओं से उनको कहाँ लेके जाना है, लॉजिक की तरफ लेके जाना है। During the initial stages, psychological order is more important, whereas for grow up learners, logic order is emphasized more. अब प्रारंभिक चरणों के दौरान मनोवैज्ञानिक क्रम अधिक होता है। यानी जब हम छोटे होते हैं, छोटे से मतलब जब हमारा स्टडी शुरू हो जाती है, तब हम साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सर ये क्यों हुआ, सर ये किस लिए है, सर ये क्या हो रहा है, इन सब की चीज़ों में हम बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन जबकि वयस्क शिक्षार्थी जो होते हैं वो तार्किक क्रम पर अधिक जोर देते हैं। यानी ये हुआ तो किस लिए हुआ है, कौन सी मुख्य वजह है इसके पीछे, या ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहा होगा, इनके बारे में ये बताता है। तो ध्यान रखना कि साइकोलॉजी ऑर्डर जो होता है वो हम इनिशियल स्टेज पे करते हैं, यानी जो हमें प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है उस समय हम करते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आपको कहाँ लेके जाता है, रिसर्च तक लेके जाता है ये। यानी मनोवैज्ञानिक से तार्किक की तरफ कहाँ पे, कि जो आपके इनिशियल स्टेज या प्रारंभिक चरणों के जो लर्नर्स है वहां से वयस्क शिक्षार्थियों की तरफ ये लेकर जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण तक। अब यहाँ पे दो टर्म आ रही है, एक विश्लेषण आ रहा है, एक संश्लेषण। सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि विश्लेषण क्या होता है और संश्लेषण क्या होता है। तो विश्लेषण क्या है, पहले एनालिसिस। एनालिसिस मीन डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स विच आर देन स्टडीड। अब सबसे पहले क्या होता है, विश्लेषण करते हैं समस्याओं को उसके घटक भागों में विभाजित करना और फिर उनका अध्ययन करना। जैसे हमने पहले भी देखा है आपके, जिसमें हमने संपूर्ण से भाग की तरफ में, उसी तरीके से रिलेटेड है आपका विश्लेषण। कि जब भी हमें क्या है बहुत डीप स्टडी करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम सब पार्ट्स में बांट लेते हैं और उसके बाद हम उसकी स्टडी करते हैं। यानी हर एक पार्ट को उठाकर उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका एनालिसिस कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। अब संश्लेषण क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस मीन अंडरस्टैंडिंग बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालाइजिंग द पार्ट्स। अब इसमें क्या करते हैं, भागों का विश्लेषण करने प्राप्त ज्ञान को जोड़कर समझना। यानी जब भी हमें किसी भी पार्ट के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड जितनी भी अदर नॉलेज हैं उसके बेसिस पर हम इसको देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। पहले एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में हम क्या करेंगे, कोई भी वो आपका टॉपिक है उसके हम पार्ट्स कर देंगे या सब डिवाइड कर देंगे उसे, या फिर उसको मुख्य जो भाग है उनमें बांट देंगे। और जब क्या करते हैं, मुख्य भाग जो हमने बांटा है उससे रिलेटेड अदर जो नॉलेज भी हम
उसके साथ जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं, संश्लेषण कहलाता है। तो जो आपका इफेक्टिव टीचिंग कब बनती है, जब आप क्या है विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ भी जाते हैं, यानी आप उनको क्या है सब पार्ट्स के बारे में भी बताते हैं लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में भी बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण कहलाता है। इनिशियली द स्टूडेंट हैव लिटिल और वाज नॉलेज अबाउट द टॉपिक्स। अब शुरू में छात्रों को विषय के बारे में बहुत कम या अस्पष्ट जानकारी होती है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम जनरल इंट्रो देंगे, फिर जो हमने जो पढ़ाया है उसके जनरल इंट्रो के हम सब पार्ट्स कर देंगे कि हम इस पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जनरल इंट्रो के पार्ट्स करने के बाद उन पार्ट्स से रिलेटेड भी अदर जो जानकारी है उनसे हम उनको अवगत कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ कहलाता है। और ये क्या है, अ टीचर शुड यूज द एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। अब शिक्षण में शिक्षक को जरूरी है कि वो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करना उनको चाहिए। ये क्यों करना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ कि काफी बार जब हम पढ़ाने भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि लिखने पर ऐसे ध्यान दे देते हैं, यानी क्या है या तो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते रहेंगे या व्हाइट बोर्ड पर लिखते रहते हैं, या फिर दूसरा हम क्या करते हैं कि बच्चों को डिक्टेट कराते रहते हैं या बताते रहते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे बोर भी हो जाते हैं। लेकिन आप क्या करते हो कि चलो भाई आज हम क्या पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, चलो हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके हम सब पार्ट्स कर देते हैं। सब पार्ट्स में हम क्या करते हैं, ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेजर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, फिर शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। चलो ग्रेटर हिमालय में देखते हैं कि मेन क्या चीज़ें आ रहे हैं, कि आपके कौन कौन से यहाँ पे ग्लेशियर्स आ रहे हैं, कौन कौन सी यहाँ पर पीक्स आ रही हैं, इन सब के बारे में। फिर हम बात करते हैं कि इन दोनों को अलग कौन करता है, एमसीटी करता है, एमबीटी करता है, या हिमालयन फ्रंट फोल्ड करता है, कौन है इसको अलग करता है। यानी क्या है कि हमने एक मेन टर्म दी, मेन टर्म को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया, अलग अलग भागों में बांट कर क्या किया हमने उससे रिलेटेड भी अदर जो जानकारी थी वो छात्रों को जो है उससे अवगत कराने लगे। तो ये क्या कहलाता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ कहलाता है। और इससे क्या है आपकी टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव भी होती है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी चीज़ डायग्रामेटिक वे में समझाते हैं या स्टूडेंट को आप अपने इस तरीके से बताते हैं हर चीज़ को, तो वो स्टूडेंट को काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है और उनका इंटरेस्ट भी बनता है चीज़ों को पढ़ने में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई भी टॉपिक है, चाहे वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो, तो आप कभी भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उससे रिलेटेड आप अगर इस तरीके से अध्ययन कराते हैं अपने विद्यार्थियों को, वो तो काफ़ी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है फॉलो नेचर, प्रकृति का अनुसरण करना या फिर अनुसरण करें। इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ आ पीपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। इसका अर्थ है छात्र की शिक्षा को उसकी प्रकृति के अनुसार ही विनियमित करना चाहिए। यानी क्या होता है, काफ़ी बार हम जब काफ़ी लेंदी क्लास होती है तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी बहुत लंबी क्लास चली जाती है तो उसमें छात्र जो है वो ऊबना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, काफ़ी बार हम लोग ध्यान नहीं देते और पढ़ाते रहते हैं, तो वो क्या है कि छात्र उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि काफ़ी बार बीच बीच में इस तरीके की चीज़ें लाई जाए कि उन लोगों का रुझान जो है वो किधर बढ़े, आपके जो लेक्चर है उसकी तरफ बढ़े। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको उस तरीके से ही सिखाया जाए जैसे उनका नेचर है। यानी एक तरीके से उनको समझ नहीं आ रहा है तो आपको अपना टीचिंग मेथड बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपके जो लेक्चर है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव बनता है, वरना आपके लेक्चर्स स्टूडेंट सुनेंगे नहीं या फिर वो काफ़ी बोरियत महसूस करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि छात्र की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार ही दी जाए। ये भी क्या है आपका इफ़ेक्टिव टीचिंग का एक पार्ट है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का प्रशिक्षण। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी सेंसेस कितनी है। अब देखो सेंसेस सच एज साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, यानी कौन सी है, दृश्य, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श आर गेटवेज टू नॉलेज। ये सभी क्या है हमारे ज्ञान के प्रवेश द्वार कहा जाता है। जैसे कुछ नॉलेज हमें कैसे मिलती है, जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं,
दूसरी कुछ नॉलेज कैसे मिलती है, जब हम चीज़ों को सुन रहे होते हैं। कुछ नॉलेज कैसे मिलती है, जब हम चीज़ों को टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमें कैसे पता है कि जो आइसक्रीम है वो ज़्यादा टेस्टी होती है या फिर चॉकलेट ज़्यादा टेस्टी होती है, या फिर किसी को व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है या फिर किसी को रेड सॉस पास्ता पसंद है। वो कैसे पसंद है, टेस्ट के अनुसार हमें पसंद है, कि हम टेस्ट करके उसको देख रहे हैं या फिर उसका स्वाद लेकर हम देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, स्मेल। स्मेल से भी हम पता लगा लेते हैं, कि गंध से भी पता चल जाता है कि अच्छी है या बुरी है, या इससे भी हमें क्या मिलती है, लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल ये होता है। यानी अच्छी है गंध या फिर बुरी है, तो ये भी हमें किससे पता चलता है, हमारी इंद्री से पता चलता है, स्मेल की। फिर उसके बाद टच। कुछ चीज़ें क्या है, हम स्पर्श करके सीखते हैं, कि जैसे हम क्या करते हैं कि अर्थ सरफेस की हमें स्टडी करनी है, तो हम छू कर भी बता सकते हैं कि इसका धरातल समतल है या फिर इसका खुरदरा है, किस तरीके का है। तो टच करके भी कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं। It is better if all or maximum of these senses can be applied in teaching. अब ये बहुत ज़रूरी होता है, या काफ़ी अच्छी आपको टीचिंग करनी है तो ज़रूरी है कि आप इन सभी इंद्रियों का प्रयोग करें शिक्षण में। तो इन सभी इंद्रियों का प्रयोग करेंगे तो आपकी टीचिंग जो है वो काफ़ी और इफेक्टिव बनेगी। अब यहाँ पे क्या है, ये जो टीचिंग है यानी ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस का जो ये मेथड है, ये किसने दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसे। मोंटेसरी और फ्रोबेल ने इसको प्रपाउंड किया है या इसके प्रस्तावक रहे हैं। तो ये लिख लीजिए कि जो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस है या इंद्रियों का प्रशिक्षण है, ये किसने दिया है, मोंटेसरी और फ्रोबेल ने इसको प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय को प्रोत्साहन करना, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सेल्फ स्टडी की तरफ लेकर जाया जाए, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है एक टीचर नहीं कर सकता है। और क्या है कि आप उनको पढ़ा भी देंगे, लेकिन अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो क्या है थोड़े टाइम बाद उसको भूल जाएंगे। यानी विद्यार्थी जो है थोड़े टाइम बाद उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी की तरफ स्टूडेंट को क्या है हमेशा अग्रसर किया जाए, या उनको बताया जाए कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, किस तरीके से पढ़ना है। इसमें शिक्षक की क्या अहम भूमिका होती है कि वो उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से सेल्फ स्टडी किया जाता है, या कितने घंटे की सेल्फ स्टडी अच्छी होती है, या आपने अपने डे टू डे के एग्जाम्पल से दे सकते हैं, या अपने जो अनुभव है उसके आधार पर बता सकते हैं कि हम इतने टाइम या इतने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, जब तब आज हम इस पोजीशन पे हैं, तो आप लोगों को इतने घंटे पढ़ना चाहिए, स्टडी इस तरीके से करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सीखें। तो ये क्या है, स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के लिए एनकरेज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाता है आपके टीचिंग को। एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, डाल्टन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। अब जो यहाँ पे एक मेन नाम आया है डाल्टन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए कि डाल्टन सिस्टम किससे रिलेटेड है। डाल्टन सिस्टम आपका रिलेटेड है सेल्फ स्टडी से। तो स्व अध्ययन के लिए प्रोत्साहन, डाल्टन का दृष्टिकोण स्व अध्ययन पर ही आधारित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थे आपके 12 मैगजीम्स, जो क्या है आपकी इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस का सबसे अहम हिस्सा है, जिसमें आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए, कभी नोन से अननोन की तरफ आपको जाना चाहिए, सीन से अनसीन की तरफ जाना चाहिए, या फिर कंक्रीट से आपको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना चाहिए, पर्टिकुलर से कभी जनरल की तरफ आपको पढ़ाना होता है, कभी होल टू पार्ट्स में आपको पढ़ाना होता है, इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ जाना है, या फिर साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ पढ़ाना है, या फिर एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ जाना है। तो ये सब क्या है आपके टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के तरीके हैं, और ये बहुत ज़रूरी हैं आपकी टीचिंग के लिए। यानी आप जब आप टीचिंग करोगी तब आपके काम भी आएंगे। लेकिन नेट जेआरएफ के लिए भी ये उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपके नेट जेआरएफ में पूछे जा सकते हैं। यानी अभी जो पेपर होने वाला है उसमें भी इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ज़रूर याद करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और जो इसका पार्ट 1 है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, या फिर जो आपके अध्ययन है या फिर शिक्षण है उसमें मुख्य जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे।
तो तब तक के लिए थैंक यू।